नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रूपा। कार्यक्रम संगिनी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे हमारी सामाजिक और आर्थिक जीवन पर कोरोना महामारी का असर। देखिए, कोरोना वायरस जो है ये इंसानों के जान के लिए तो खतरा है ही, इसने दुनिया भर का अर्थव्यवस्था को भी बहुत खतरे में डाल दिया है। तो हमारे जो पीएम मोदी जी है उन्होंने भी कहा, जान बचाओ साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी चलाओ। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में हमने जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको आमंत्रित किया है। तो मैं चाहती हूँ वो अपने बारे में आप सबको बताएं। सर नमस्ते, मेरा नाम सचिनंदन चंद्र, मैं शिलोंग पॉलिटेक्निक में गणित का अध्यापक रहा हूँ। रूपा जी, मुझे ये प्रोग्राम में बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सर, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सर नमस्ते रूपा जी। नमस्ते। ये इस प्रोग्राम का बुलाने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ आपसे। मेरा नाम पिनाकी चौधरी है, मैं एक गणित का शिक्षक हूँ। तो सर, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्ते रूपा जी, ये मेरा धन्यवाद आपको जो मुझे इस प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया है। मेरा नाम मिहिर दास है, मैं श्रीलंका रहने वाला हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। धन्यवाद। मैम, आप? नमस्कार, मैं रत्ना दासगुप्ता, मिसेस इंडिया होम मेकर 2017। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रूपा जी कि आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया और जो भी मेरे पास नॉलेज है उसको आप सभी के साथ शेयर करने के लिए कहा। शुक्रिया। थैंक यू। तो जैसे कि आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, आप सबको शायद पता है, हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो है हमारी सामाजिक और आर्थिक जीवन पर कोरोना महामारी का असर। तो सचिन जी, आपको मैं पहला प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या असर होगा कोरोना महामारी का हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर? देखिए, जैसे भी हम लोग जानते हैं, अर्थनैतिक व्यवस्था का 3 सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर जिसका अंदर एग्रीकल्चर, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, पेट्रोलियम, ऑयल, और इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग जी। टर्शियरी सेक्टर में आता है एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म। ये सब सेक्टर में असर पड़ेगा जी। लेकिन मैं ज़्यादा स्ट्रेस अभी देना चाहूँगा जो प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ है। प्राइमरी सेक्टर का अंदर एग्रीकल्चर का ऊपर सबसे बड़ा असर हुआ है जी। ये लॉकडाउन का वजह से ढेर सारी होटल रेस्टोरेंट बंद रहा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल कमोडिटी एग्रीकल्चर पण्यों का मांग कमती हो गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल कमोडिटी का प्राइस 20% कमती हो गया जी। इससे क्या हुआ, जो हमारे जो किसान का इनकम आय में कमी आया जी। और कच्चा माल के जो निर्यात में 1.6% कमती आया। अच्छा। मैं आपको कोई आकलन दिखा सकता हूँ, कोई सर्वेक्षण कोई एजेंसी ने किया है, जैसे भी देखिए हमारा केयर रेटिंग लिमिटेड का जो अर्थशास्त्री जिसका नाम है मदन फडणवीस जी, इसके आकलन के मुताबिक अप्रैल महीना 2020 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो राजस्व में 40,000 करोड़ रुपया का गिरावट आया। अच्छा, घाटा हुआ है। और ग्लोबल कंजम्पशन में भी 80% गिरावट आया। उड़ान और औद्योगिक गतिविधि को कमी होने की वजह से फ्यूल का मांग 10 से 11% कमती हुआ जी। डीजल बिक्री में 13% गिरावट आया। जेट फ्यूल बिक्री में 10% गिरावट आया। पेट्रोल बिक्री में 2% गिरावट आया। जी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ध्रुव एडवाइजर जो टैक्स कंसल्टेंट वो दो मिलके लगभग 400 कंपनी का एक सर्वेक्षण किया है, जिसके मुताबिक आने वाले महीने में नौकरी में बहुत खतरा पड़ेगा। नौकरी मिले कि ना मिले उसके काफ़ी असर पड़ेगा। जी।
70% कंपनी में बिक्री में गिरावट आएगा। जी 61% कंपनी का विस्तार अगली 6 से 12 महीना तक टाल देना चाहता है। कोई कंपनी तो इसके आगे भी 12 महीना का भी ज़्यादा टाल देना चाहता है। 60% कंपनी फंड जुटाना टाल देना चाहता है। वित्तीय वर्ष 2020 में जीडीपी 4.8% नीचे चला आएगा। जी तथापि वित्तीय वर्ष 2021 में यह 6% तक आ सकता है। क्या बात है सचिन जी। 6000 कंपनी से अधिक भारतीय वस्तु का विदेशी कंपनी में कानूनन संबंध है। उसमें से ज़्यादातर कंपनी उस देश में स्थित है जहां कोविड-19 केस ज़्यादा है। जी सही कहा। अब घरेलू वस्तु का उपभोग में कमजोर होने की वजह से निवेश में देरी हो सकता है। लेकिन KPMG किलमंड पीक मारुई गोडारे के अनुसार भारत के अर्थ पुनः बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन डेवलप कंट्री में इतना तेजी से आगे नहीं होगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का सर्वेक्षण के मुताबिक इंडियन केमिकल इंडस्ट्री का उत्पादन में 20% गिरावट हो सकता है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में 75 to 80% संकुचन हो सकता है। भारत भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन आर्टिकल चाइना से आयात करता है, जिसमें से आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट, टेक्निकल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, प्लास्टिक फाइबर एंड सोलर पैनल्स। रियल एस्टेट कंसल्टेंट लियासे फराज के अनुसार प्रॉपर्टी कीमत में 10 से 20% तक गिरावट आ सकता है। लैंड का कीमत 30% तक गिरावट आ सकता है। जी कोरोना महामारी की वजह से एनआरआई का निवेश में अवसर बढ़ेगा। चलिए सची दी, आपको फिर दूसरा सवाल मैं करूंगी, आप पर फिर आऊंगी मैं। तो सर, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस तरह से छात्र समुदाय कोरोना वायरस से प्रभावित होता है? देखिए रूपा जी, कोरोना महामारी के असर से आप बोलिए किसका प्रॉब्लम नहीं हुआ है? हर किसी को ये प्रॉब्लम सब सफरर है। जी इसमें जो विद्यार्थी है, टीचर लोग है, वर्कर्स है, बिजनेसमैन है, ज़्यादा उम्र का आदमी है, सबका ही प्रॉब्लम हुआ है। कोई नहीं बोलने नहीं सकेगा हमारा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। जी तो इसमें विद्यार्थी को जो प्रॉब्लम हुआ है, विद्यार्थी का प्रॉब्लम क्या हुआ? विद्यार्थी लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के बाद विद्यार्थी लोग घर में बैठ रहा है। जी तो घर में बैठने से उसको स्कूल टीचर, उसको क्लासमेट वगैरह किसी से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। तो इसका बाद वो जो घर में बैठ रहा है जी उसको डिसिप्लिन चला जाता है, कोई टाइम नहीं है पढ़ाई करने का, या हुआ घूम रहा है, फिर डिसिप्लिन उसको पूरा चला जाता है। तो इसके बाद वो क्या करते हैं, वो टीवी में ज़्यादा एडिक्शन आ जाता है। जी फिर अभी मॉडर्न ज़माना में जो आपका सोशल मीडिया है उसमें और ज़्यादा एडिक्शन आ गया स्टूडेंट लोग को। इसका बाद क्या हुआ, एग्ज़ाम में उन लोग का परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ जाएगा। जी जो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में नहीं जा रहा है वो घर में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन घर में पढ़ाई करने के लिए उसको थोड़ा हेल्प चाहिए। वो किससे हेल्प लेंगे? प्लस जिसका पिता माता इतना शिक्षित नहीं है उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम, किसी से हेल्प नहीं है। इसका बाद जो हो रहा है, जो और प्रॉब्लम हुआ है विद्यार्थी लोग को जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या हुआ, अभी ज़्यादातर स्टूडेंट लोग बाहर में जाते हैं कोचिंग करने के लिए, लेकिन कोचिंग भी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं उन लोग का। फिर आ गया
यहाँ पे किसी का से कोई हेल्प नहीं है। और एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, कब एग्ज़ाम होगा, कब ख़त्म होगा, ये उसको दाखिल मिलेगा कि नहीं ये साल में, ऐसे सारी प्रॉब्लम है। सो ओनली सॉल्यूशन इज़ फॉर द विद्यार्थी नाउ इज़ द ऑनलाइन एजुकेशन चालू करने होगा। सही कहा सर, धन्यवाद सर आपकी इस तो रत्ना जी, आपका पहला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान हमारे मजदूर भाई बहन जो है इनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, लॉकडाउन के कारण काफ़ी हद तक सभी को सफ़र करना पड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हमारे इनफॉर्मल सेक्टर या मज़दूर जो लेबरर्स है उनको सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ा है। आप देखे ही होंगे, बिकॉज़ हमारे इंडिया में लगभग 400 मिलियन जो है लेबरर्स है जो इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, 400 मिलियन। उसमें से लगभग आपके 120 मिलियन जो है जो माइग्रेंट वर्कर्स है। इसका मतलब है कि जो आपके छोटे छोटे शहर, गांव या कस्बों से जाकर शहरों में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आपका बेंगलोर हो गया, इन सब में जाकर बसे हुए हैं जो अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में क्या हुआ है इस दौरान में, क्योंकि गवर्नर ने आप इसके पहले उनको बताया नहीं गया था, सडनली आपने देखा कि 24 मार्च को लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया। तो कोई इसके लिए तैयार नहीं थे। सबसे बड़ी बात है, जो ये मज़दूर भाई बहन है हमारे, उनकी कमाई दैनिक 100 से 300 रुपये होती है जी, जो हाजिरा पे काम करते हैं, 100 से या 300 रुपये तक। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनके पास कोई सेविंग्स होगा? बिल्कुल भी नहीं। ना ही तो उनके पास प्रॉपर कोई राशन है, कोई रिलीफ मटेरियल है, कुछ भी नहीं है। तो वो रोज़मर्रे के जो कमाते हैं खाते हैं उसी पे गुजारा करते। तो उस दौरान सफ़र करते समय उनके पास कोई खाना नहीं था जी, उनके पास कोई साधन नहीं था कि वो अपने गांव में जा सके। कोई अपने, अगर गवर्नमेंट ने अगर रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया भी है तो उनके पास पहुंचने के लिए बहुत वक्त लग जाता है। और सटीक मामलों में ऐसा हुआ है कि कई इंसानों को मिला नहीं, 4-4, 5-5 घंटे तक वो लाइन में खड़े रहे कि उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो ऐसा हो गया है कि कई मामलों में मैंने देखा है वो भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं। कई हमारे मज़दूर भाई बहनों ने 300-400 किलोमीटर की दूरियां तय की है पैदल चल के तय किया है। रूपा जी, मैंने देखा है, ये आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, वो अपने गांव तक जाने के लिए, ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा पाए। और इस दौरान कई लोगों की मौतें भी हुई है, कई लोगों ने एक्सर्शन हो गया, इतनी गर्मी, लू लगकर। तो इन सब चीज़ों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड हुए हैं हमारे सबसे लोअर क्लास जो है, जो हमारे मज़दूर भाई बहनों को ही, बीपीएल जिनको हम बोलते बिलो पॉवर्टी, बिल्कुल उनको सफ़र करना पड़ा इसके लिए। सही बताया मैम। तो सर, आपका पहला सवाल है, क्योंकि आप तो एक व्यापारी हैं, तो इसलिए व्यापार से मिलता जुलता मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ। तो रिटेल स्टोर पर कोविड-19 के कारण लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए रूपा जी, ये कोविड-19 का वजह से हमारा रिटेल सेक्टर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है जी। जो देखिए हमारा जो बिज़नेस जो चलते, हम तो एक नहीं, हमारे बिज़नेस में हमारा स्टाफ है, हमारा फैमिली, हमारा स्टाफ है, एक नहीं 4-5 स्टाफ है, उन लोगों का भी लाइवलीहुड हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं जी। ठीक है। तो ऑल ऑफ सडन जो आपको कोविड का जो आपका लॉकआउट शुरू हुआ जी, ये 24 मार्च से जी। इसका देखिए पहले हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, ऑल ऑफ सडन ये बंद हो गया। होने से क्या हुआ, जो हम लोग रिटेलर लोग हैं बहुत मुसीबत में गिर गया। सही बात है। हाँ, क्योंकि मुझे भी चलना है, मेरा जो स्टाफ जो है, मेरा जो हम दुकान में जो लोग जो काम करते हैं हमारा अंडर, उन लोगों को तो फैमिली को सर्वाइव करने पड़ेगा जी। ठीक है। अगर हमारा जो बिजनेस बंद रहेगा, हमारा जो इनकम नहीं रहेगा, तो मैं क्या चलाऊँगा और मैं उन लोग का कैसे चलाऊँगा। सही बात है। सो इसमें आपका बहुत बुरा सा इफेक्ट हुआ है। तो ये जो इफेक्ट जो है ये हम रिकवर करने भी बहुत मुश्किल है, समय लग जाएगी, काफी हद तक। देखिए ऑलमोस्ट 2 महीना बिल्कुल हम लोग का लॉकडाउन था।
ऊपर से इस लॉकडाउन का बजाय में हमें भी चलना पड़ा, उन लोग का भी चलाना पड़ा। जी जो हमारे पास में जो था उससे भी उन लोग का मैं कंट्रीब्यूट करके बस एवरीबॉडी हैज़ टू सर्वाइव। जी सही हाँ। बात है सर। तो ये जो लॉकडाउन का जो असर जो है रिटेल सेक्टर में, ये बहुत बुरा असर है। इसका ओवरकम करना भी बहुत मुश्किल होगा। अभी जैसे कि दुकान वगैरह खुल तो रही है, हाँ, खुल रही है, लेकिन जी। ऑड और इवन का हाँ, सिलसिला ये जारी है ये चीज़। ऑड एंड इवन का है, जो एवरी ऑल्टरनेट मतलब क्या कहते हैं आपको, एक दिन छोड़ के जी हम जैसा मेरा है नंबर 3, जी तो आज क्या है, गुरुवार है, जी आज मैं खुल पाया तो फ्राइडे को खुल नहीं पाएगा, फिर शनिवार को खुल पाएगा। इससे क्या होता है, जो हमारा जो कस्टमर का जो फ्लो रहता है ना, वो इसमें काफ़ी इफेक्ट आया। ऊपर से हमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। देखिए, जी जो कोई आदमी को एक साथ खड़ा हो नहीं पाएगा, सो कोई मतलब Social distancing सोशल को मान के डिस्टेंसिंग, हाँ चलना है। सोशल डिस्टेंसिंग मान के चलना पड़ेगा। ये सब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। और दूसरा बात है, जो हमारे जो हम स्पेक्टिकल का है, जो चश्मा का अच्छा। बिजनेस है, ज़्यादातर एजेड आदमी लोग चश्मा पहनते हैं, उनका थोड़ा विजन में प्रॉब्लम होते हैं, जी तो उन लोग भी थोड़ा बाहर आने को मतलब अपना आपको सेफ नहीं सोचते हैं। क्योंकि सीनियर सिटीजन जो है, स्पेशली बुजुर्ग लोगों हाँ, के लिए हमको खास से खास ध्यान रखना है उनके लिए। हाँ, तो उन लोगों को क्या हुआ, उन लोगों को तो प्रॉब्लम हो गया है, जिसलिए हम जो कस्टमर का जो आपका जो फॉल आउट जो है, ये काफ़ी घट गया है, घट गया है घट काफी। गया है। तो इसमें तो हमारा जो मैं सोचता हूँ, जो इसमें अब क्या होगा एवरी ऑल्टरनेट डे में, ये जब तक नॉर्मल नहीं होगा तो अभी कुछ सर महामारी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कुछ इसके कहा ऊपर, नहीं सर। जैसा। चलिए मैं फिर वापस आऊंगी हाँ, आपके अच्छा। पास। तो सर, आपके लिए आपका दूसरा प्रश्न जो है, कोरोना प्रकोप से अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कैसे प्रभावित करता है? प्राथमिक क्षेत्रों के हम तो बता चुका हूँ, जो एग्रीकल्चर में काफ़ी माइग्रेंट लेबर। कृषि के लिए सर आप कुछ बताना चाहते हो? कृषि के लिए तो देखिए, कृषि तो ज़्यादातर रूरल एरिया में होता है। जी। अभी मैं कल का अखबार में देखा है, सेंटर फॉर गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार में कोई कदम उठाया, जैसे कि आप लोग जानते हैं 20,000 करोड़ 20,000 लाख करोड़ जी रुपया का पैकेज दिया है, जिसका अंदर MSME आता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जी और मनरेगा, ये सब प्रोग्राम की वजह से लॉकडाउन का पहले बेरोजगारी का जितना हार था 8.5% था। जी ये कदम उठाने के बाद अभी ये 23.5% मैंने चांस बढ़ गया। तो रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कमती हुआ है। मुझे तो लगता है कि MSCB का जो पैकेज लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे किसान लोगों का बहुत फायदा हो सकता है। और ऐसा भी इंडिया तो एक तो एग्रो बेस इकोनॉमी, जी हम लोग अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करें तो एग्रीकल्चर हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। जी पहले तो ये 1960 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, इसका वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। मुझे लगता है हम लोग का ज़्यादातर एग्रीकल्चर का ऊपर ध्यान देना चाहिए। और चौधरी ने जो कहा है ऑनलाइन एजुकेशन, जी ऑनलाइन एजुकेशन का लिए हम लोग का जो रूरल एरिया है उसमें इंटरनेट एक्सेस और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। जी अभी तो अर्बन एरिया में लिमिटेड है, इसलिए अगर ये नहीं कदम नहीं उठाएगा तो मुझे लगता है इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। कोई सारे स्टेट में हो सकता है, जैसे भी तमिलनाडु में हुआ, तमिलनाडु में है, मेघालय में तो नहीं हुआ। अब शिलोंग पॉलिटेक्निक का अभी एकेडमिक एक्टिविटी नहीं चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट रूरल एरिया से आता है, उन लोग का पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। जी प्रॉपर जो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है। एक्सेस टू इंटरनेट, Access हर to किसी के internet. पास इंटरनेट पहले का तो जो एग्रीकल्चर के smartphones ऊपर भी ध्यान, होना जरूरी इसका है। बाद ऑनलाइन। स्मार्टफोन ऐसे रिसेंटली जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उस दिन में अखबार में पढ़ा था 100 टॉप यूनिवर्सिटी को सर्कुलर भेजा है ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन अभी इम्पोर्टेंस हो जाएगा।
कोरोना की वजह से। देखिए चंदा जी, इट इज़ वेरी इजी टू से ई लर्निंग ऑनलाइन ऑल दिस थिंग, बट इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना, अगर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। वी हैव टू सी ऑनलाइन और जो भी चालू करे स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में हम लोग को सोचने होगा। जी, हमारा सोच जो है उन लेकिन तक आपको कैसे आपका benefits एकेडमी पहुंचा पाए। एक्टिविटी तो चलना ही पड़ेगा ना। अभी देखिए एक ये बार साल ठीक तो है, एक बार ठीक है, जो स्कूल कॉलेज विद्यार्थी को नहीं जा रहा है, घर में बैठ के अगर ऑनलाइन से कोई सुविधा मिले, ये थोड़ा फायदा हो। फायदा होगा। नहीं धीरे मगर धीरे कितना हैबिचुएटेड स्टूडेंट हो जाएगा ना। ये मौका का जब फायदा उठा सकते हैं, सबके पास में तो वो जो आपका जो बोलिए जो स्मार्टफोन जी। या क्या इंटरनेट एक्सेस ठीक जो है ये सब तो नॉट अवेलेबल। ठीक है मीर जी, बात है तो अवेलेबिलिटी करा दीजिए, इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, पहले तो आदमी लोग का शिक्षा देना पड़ेगा। पहला तो हमें तो देखना होगा जो हमारे जो हर छात्र जो है विद्यार्थी है सबके पास में जाके पहुंचे। इसलिए तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं ना। जी चलिए, खाली अर्बन एरिया से कंसंट्रेट करने से नहीं होगा, रूरल एरिया में जाइए। ठीक है। क्यों ना ऐसा दूरदर्शन के रूरल एरिया में हो, जी हाँ सही तो है। बात बोल रहे हैं ना। ठीक है। चलिए, इस पे हम और कुछ बात करेंगे। सर, आपका जो दूसरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि कोरोना आयतक के मद्देनज़र ऑनलाइन शिक्षा समय की ज़रूरत है? जरूरत है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके लिए हम लोग को सोचना होगा। जी रिसेंटली एक सर्वे में आया 56% ऑफ विद्यार्थी जी इस देश का कोई इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। जी सही है। फॉरगेट अबाउट लैपटॉप, 31% टिल हम लोग का देश में टीवी नहीं है घर पे। हम लोग का शिक्षा नॉट थ्रू टीवी और थ्रू इंटरनेट, जी। हम लोग का शिक्षा है आमने सामने विद्यार्थी और शिक्षक का। जी सो अगर अब शिक्षा गरीब अमीर लोग का एक शिक्षा, गरीब लोग का एक शिक्षा, ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं है। शिक्षा इज यूनिवर्सल, शिक्षा सबको चाहिए। जी लेकिन हमको मेजर टूल्स है जो ऑनलाइन में, आपको स्मार्टफोन चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए, जी। वो सुविधा है नहीं। ओके, अगर इंटरनेट चालू हो गया पूरा देश में, जो टीचर लोग क्लास लेंगे, शिक्षक, वो तो कंफर्टेबल सब नहीं है इलेक्ट्रॉनिक से। इसका मतलब शिक्षक लोग को भी शिक्षा देना होगा, जी शिक्षक लोग कैसा इंटरनेट यूज करना है। जी जी बेशक। पहले पहले तो परेशानी होगा, लेकिन अगर धीरे धीरे ये एबिचुएटेड हो जाएगा ना। प्लस अभी तो हम मेरा हिसाब से तो ऑनलाइन एजुकेशन नीड ऑफ द आवर, ओके, नीड ऑफ द अभी आवर बहुत जरूरी है। क्योंकि आप स्कूल कॉलेज खुल जाने से सोशल डिस्टेंसिंग विद्यार्थी लोग वायलेट करेगा ही। हाँ ये वो है, वो that's तो सोशल डिस्टेंस की दूसरा बात है। कल हम एक स्टूडेंट से बात हुआ, एज ए शिक्षक आई विल इंटरेस्ट टू आस्क द स्टूडेंट, भाई ऑनलाइन क्लास कर रहा है क्या? बोला कर रहा है। तुम्हारा कोई फायदा हुआ है? नहीं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। टीचर लोग हमको नोट भेज रहा है, जी फिर होमवर्क दे रहा है। हमारा जो नोट दे रहा है उसमें हमारा कॉन्सेप्ट डाउट क्लियर नहीं हुआ, हम कैसे होमवर्क देंगे? तो इसका मतलब ये हुआ, जो टीचर नोट बनाएगा, ये नोट इतना इजी करके बनाए जो पढ़ के भी ख्याल हो जाता है। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, हमारा एक प्रोफेसर था डॉक्टर रेगे, जी वो क्लास में आके इतना अच्छा समझाने नहीं सकता था, लेकिन नोट बहुत अच्छा देता था। तो हम जब घर में आके पढ़ता था ना, नोट पढ़ने का बाद सब क्लियर हो जाता था। सबका क्या होता है ना सर, वो अलग अलग तरीका होता है। हर एक शिक्षक हो, जो स्टूडेंट्स हो, ठीक है। छात्र हो या टीचर हो, सबका अलग अलग ठीक है होता रूपा तो जी, आपको मैं क्या लगता है टीचर लोग को भी सीखना नहीं चाहिए? बेशक सीखना है। लेकिन मैं एक गणित का शिक्षक हूँ। टीचर लोग को तो कैसा आसानी से पढ़ाया जाए यह सीखना जी। चाहिए, इसका ऊपर ट्रेनिंग लेना चाहिए। ठीक है सच्ची जी, बिल्कुल। मैं गणित का शिक्षक हूँ। आई हैव सीन गणित अगर चाहे online- ये गणित और जो नहीं भी नहीं नहीं, सब्जेक्ट गणित अगर हम ऑनलाइन सिस्टम में स्टूडेंट लोग को भेज दिया है, लेकिन इतना डाउट रहता है ये फॉर्मूला कहाँ तो से आया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जाओ, वो तो आपको वर्चुअल क्लासरूम चाहिए, ये खर्चा का बात है। ये तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना, ये दूसरा बात अब है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ये तो सब नॉट नहीं, अफोर्डेबल फॉर इसलिए तो बोल एवरीवन। रहे हैं पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, हाँ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बाद डेवलप करना वर्चुअल चाहिए। क्लासरूम, इंटरनेट, जो भी बोलो। एग्जैक्टली। जी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने से कुछ नहीं मैं होगा। अभी एक बात कर रहा हूँ रूपा जी। ओके, अगर ऑनलाइन सिस्टम सफल करने के लिए हम लोग को 100%
अगर स्मार्टफोन या हाई स्पीड इंटरनेट विद्यार्थी को दिया जाए तो थोड़ा काम होगा। अदरवाइज हम लोग का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है आमने सामने टीचर स्टूडेंट, उसमें टीचर लोग को स्टूडेंट लोग को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इन फ्यूचर दे विल बी इट विल फिलहाल तो हम लोग टीचिंग लर्निंग सिस्टम। अभी तो हम लोग बहुत पीछे है, इसके कारण ये फील्ड में हम लोग का बहुत आगे जाना पड़ेगा, बहुत संग्राम करना पड़ेगा। चलिए रत्ना जी, आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है, आपके अनुसार लॉकडाउन का क्या असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है? देखिए, लॉकडाउन का अगर हम कहा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में पड़ा है। जी। चलिए हम पहले पॉजिटिव इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यही कुछ दिनों पहले मेरे कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो वो मुंबई के हैं, कुछ दिल्ली के हैं। तो उन्होंने कहा जो आसमान है इतना नीला उन्होंने कभी भी नहीं देखा है। बिल्कुल आसमान नीला हो गया है, तारे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। कुछ फोटोग्राफ्स मैंने देखे हैं रूपा जी, जिनको देख के कहा नहीं जा सकता है कि हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारतवर्ष है। ऐसा लग रहा है हम लोग कोई फॉरेन कंट्री में, अब्रॉड में आके खड़े हैं। समंदर इतना साफ़ हो गया है, मतलब बिल्कुल सब कुछ एनवायरनमेंट हमारा बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गया है। धूल प्रदूषण है ही नहीं बिल्कुल। हमारे यहाँ तो पर। ये हो गए एक आपका पॉजिटिव इफेक्ट। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट के हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारे एयर पोल्यूशन का एक मुख्य कारण है। देखा गया है, रिसेंटली एक सर्वे किया गया है, उसमें देखा गया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रतिशत बहुत कम हो गया है ये इस लॉकडाउन के दौरान। उसके बाद पानी देखिए, यमुना का पानी किसी ने कभी इतना साफ देखा ही नहीं था। सिर्फ यमुना की बात नहीं, गंगा की बात कर लेते। गंगा देखिए इतना साफ सुथरा हो गया है, लगभग 40 to 50% क्लीन बिल्कुल हो गया है। उसके बाद है आपका वाइल्ड लाइफ। आजकल सड़कों पे आपने देखा होगा बहुत सारे जीव जानवर जो है दिखाई दे रहे, तरह तरह के, जो कभी दिखाई नहीं देते थे। क्या कारण है इन सब का? इन लॉकडाउन बिल्कुल रास्ते बिल्कुल खाली हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये जीव जंतु थे नहीं, ये थे, लेकिन हम पहले इतने मशरूफ़ थे, बाकी चीज़ों में इतने उलझे हुए थे कि इस बायोडाइवर्सिटी पे हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं है। इसका मतलब हुआ है हम लोग नेचर का अगेंस्ट गया, नेचर के अगेंस्ट गए। अब हम नेचर को, हम लोग नेचर का बर्बाद कर रहा था। बिल्कुल। अभी कोरोना आके हम लोग को अच्छा शिक्षा दिया है। तो मैं ये कहूँगी कि हमेशा देखिएगा, इकोनॉमी जब जब हमारा डाउन गया है, इकोलॉजी हमारा ऊपर जाता है। सो इन दैट वे इकोलॉजी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमी। तो इकोनॉमी नीचे जाएगा तभी इकोलॉजी ऊपर आएगा। दोनों में बैलेंस करके चलना, दोनों में बैलेंस। तो मैं चाहूँगी कि हम जनता ने, हमें सरकार पे ऐसी बातें ये होनी चाहिए ताकि हम इन्वायरमेंट को आगे लेके चले, इकोलॉजी को ऊपर करें और साथ ही साथ इकोनॉमी को भी लेकर चले। जो सिटी में जो कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है इसको कम थी, इसलिए रूरल एरिया अगर डेवलप हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो आदमी लोग रूरल एरिया में रहने, जो माइग्रेंट नहीं होगा। जी, तो मैं रूरल से अर्बन में माइग्रेट रूरल टू अर्बन माइग्रेशन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी हम सोचता है कि रूरल एरिया में घर बनाएगा, अच्छा से सब्जी बागान लगाएगा, लेकिन अभी सोचता है अगर कोई डेंजरस बीमार हो गया, जैसा 2 साल पहले हमारा। मैं नेगेटिव इफेक्ट के बारे में भी बताना चाहती थी सची जी, लेकिन आपने मुझे बात समय के अभाव से एक्चुअली अभी रूरल एरिया में निगेटिविटी है ना, सिर्फ रूरल एरिया की बात ही नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि इफेक्ट ये आ रहा है कि बहुत लोग जॉबलेस हो गए। जैसे हमने माइग्रेंट्स के लेबरर्स की बात की है, बिल्कुल जॉब नहीं है, लोग फ्रस्ट्रेशन में घर के हैं, डिप्रेशन आ गया है। और इसी तरह से जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो 2 टाइम्स हो गया है। ये एक रिसेंटली एक सर्वे में देखा गया है। तो दोनों का ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ही आपको इफेक्ट दिखा है। सवाल होता है जो बैलेंस मेंटेन कैसे करें। एक्चुअली हमारे समय के अभाव से तो हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं कर पाए, लेकिन आप लोगों ने अपना इतना कीमती वक्त निकाला, आप सब हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए धन्यवाद। तो मैंने चंद पंक्तियाँ लिखा है ये कोरोना वायरस के ऊपर, तो मैं 2 लाइन है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। चलो एक जंग हम एक दूसरे से दूर रहकर जीते हैं, चलो एक जंग हम एक दूसरे से दूर रहकर जीते हैं,
कुछ वक्त के लिए सड़कों को सुनसान बिना किसी चहल पहल के देखे। अगर सब संभला तो गलियों का शोर वापस लौट पाएगा, वरना ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा। अगर हम सतर्क हुए तो ये रोशनी फिर से जगमगाएगी, वरना इस महामारी के आगे सुविधाएं भी मात खाएगी। कुछ दिन सबसे दूर रहो ना, घर में रह के कुछ अलग ही करो ना, बिना वजह के तुम बाहर मत निकलो ना। कल को जीने के लिए आज थोड़ा सा एडजस्ट करो ना, और इसी तरह से सबसे दूर रह के सबके साथ मिलके कोरोना को दूर करो ना। तो मैं थोड़ा और बताना चाहता हूँ जी। जो हम लोग, हमारा भारत चाइना के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, उसको कमी करना होगा। इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत से सॉल्यूशन हो सकता है, जो प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री ने किया। किया लेकिन था। ये आसान नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। टाइम सही लगेगा। कहा। हम लोग ये का- हम अपने और एक दूसरे एपिसोड में इसको कंटिन्यू ठीक है। करेंगे। तो मैं आज इसी एपिसोड के साथ लेती हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।